हेलो दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में हम एसएससी जेई का जो कि 2018 में हुआ था उसका मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे और हम यहाँ पे टेक्निकल का पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा जो सिविल है उसका। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्रशिंग स्ट्रेंथ फॉर द गुड क्वालिटी स्टोन दैट आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए हमारा गुड क्वालिटी स्टोन होता है, उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे इसके बारे में भी कुछ देखते हैं कि हमारा क्रशिंग स्ट्रेंथ हम निकालते कैसे हैं बिल्डिंग के लिए, और ये होता क्या है ये भी हम साथ में देखते चलते हैं। जो भी क्वेश्चन हमको पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स होंगे साथ में वो भी हम रिवाइज करते चलेंगे, ताकि उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस आए तो हमसे बन जाए। तो जो हमारा क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन रहता है इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सीटीएम मशीन के थ्रू हम इसको फाइंड आउट करते हैं, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। ठीक है, और ये कौन से कोड में हमको गिवन है, आईएस कोड में 1121। ठीक है, 1121 से आप याद रखिए कि 1121 कोड में हमको क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन के बारे में गिवन है। और इसको हम कैसे टेस्ट करते हैं, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन को टेस्ट करने के लिए हम एक मोल्ड तैयार करते हैं जिसका कि शेप क्या होगा, या तो सिलेंड्रिकल शेप का होगा या फिर क्यूबिक शेप का होगा। ठीक है, अगर वो यहाँ पे क्या ले रहे हैं, सिलेंड्रिकल लेके चल रहे हैं, क्यूबिक भी हम लेके चल सकते हैं। तो इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, सिलेंडर का 50 बाई 50 का होगा, 50 लेंथ 50 विथ। सिमिलरली अगर क्यूब होगा तो उसका साइड जो रहेगा वो 50 mm का रहेगा। हम टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे कि इस मोल्ड को जो हमारा सीटीएम मशीन है उसमें प्लेस करेंगे और ऊपर से लोड लगाएंगे और देखेंगे कि किस लोड में ये जो हमारा जो स्पेसिमेन है वो फेल हो रहा है। तो और उस लोड को हम नोट करेंगे, और लोडिंग जो हम करते हैं किस रेट से करते हैं, यहाँ पे 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट के रेट से यहाँ पे करते हैं। और इसको हम केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 137.2 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, तो ये आप न्यूटन पर mm स्क्वायर में भी ध्यान रखिए। और क्या होता है यहाँ पे देखिए, न्यूटन पर mm स्क्वायर को जब हम केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में हम कन्वर्ट करते हैं तो इसका कन्वर्जन होता है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या होता है कि अगर आप इसको केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 140 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट का हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या अप्रॉक्स 140 के ही इक्वल है। ठीक है, तो यही हमारा केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट ये होता है। आप तो आप उस कन्वर्जन से इसको ध्यान रख सकते हैं। और जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा जो हमारे स्टोन का, वो कैसे निकालेंगे, जो जिस लोड पे जो हमारा स्पेसिमेन है वो फेल हुआ है अपॉन एरिया। हमारा एरिया क्या होगा, ये जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब कि ये जो हमारा सर्कल है यहाँ पे, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है, गुड बिल्डिंग स्टोन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, 100 मेगा पास्कल का होना चाहिए। और 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर भी होता है। ठीक है, मेगा पास्कल को हम न्यूटन पर mm स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट अगर चेंज करके दिया रहता है तो आप कंफ्यूज ना होए। और इसको फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर को हम केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे ये कन्वर्जन दिया हुआ है, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन था उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने आपको शो कर दी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा गुड बिल्डिंग स्टोन है उसका जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो कितना होना चाहिए, 100 तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 100। ठीक है, क्योंकि हमारा जो गुड बिल्डिंग स्टोन है उसका मिनिमम स्ट्रेंथ 100 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 100 से ज्यादा स्ट्रेंथ होगा तो भी हमारा क्या रहेगा, वो गुड बिल्डिंग स्टोन ही रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जामाइन्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ टिम्बर। ठीक है, ये सारे जो ऑप्शन है कौन सा हमारा एज ऑफ टिम्बर को बताता है। तो सबसे पहले तो इससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि हमारा टिम्बर होता क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, और उसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं वो किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वही हम यहाँ पे पहले देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्री है, मतलब हमारा जो ट्री है उसके जो तने हैं, वो तना को हम जब बीच से काटेंगे तो फिर उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो इस तरह से दिखेगा। तो इसके क्या क्या पार्ट है यहाँ पे आप देखिए, ये जो हमारा बीच में शो हो रहा है ये हमारा पिथ है जिसको हम मेड्यूला भी बोलते हैं। और उसके बाहर का जो लेयर है, ये जो लेयर है हमारा क्या दिखा रहा है, यहाँ पे हार्डवुड दिखा रहा है। और उसके बाहर का जो लेयर होगा वो हमारा क्या होगा, सैपवुड दिखाएगा।
ठीक है। ये जो बाहर का जो लेयर है ये सैपवुड है। अब फिर उसके बाहर का लेयर जो होगा ये जो होगा हमारा कैम्बियम लेयर होगा, और उसके बाहर का जो लेयर होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, इनर बार्क होगा, और ये जो सबसे बाहर का आप देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, हमारा आउटर बार्क हो जाएगा। तो इस तरह से जो होता है हमारा पेड़ का क्रॉस सेक्शन होता है और उसके सारे लेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसके क्या क्या फंक्शन है। हमारा जो पिथ है इसको हम मेडुला भी बोलते हैं, ये हमारा सेंट्रल पोर्शन होता है, और ये कब पाया जाता है, जो यंग एज है हमारा उस टाइम पे नरिशमेंट के लिए जो हमारा पिथ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यंग एज में ही। ठीक है, जैसे जैसे जो हमारा ट्री रहता है वो ओल्ड होता जाता है तो जो हमारा पिथ रहता है वो डीके करते जाता है, तो उस टाइम में कोई भी नरिशमेंट के लिए ये कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। जो हमारा पेड़ है उसके पालन पोषण के लिए कोई भी रोल प्ले नहीं करता है जो हमारा पिथ है। तो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि नॉट अ एक्टिव पार्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्री, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यंग एज में ही ये हमारा क्या कर रहा है, नरिशमेंट कर रहा है, ना कि हमारा जब ट्री ओल्ड हो रहा है तब। ठीक है, और ये क्या होता है कि टाइम के साथ डीके करते जाता है जो हमारा पिथ है। जैसे जैसे हमारा ट्री जो रहेगा ओल्ड होता जाएगा वैसे वैसे ही जो हमारा पिथ है वो भी क्या होता जाएगा, डीके होता जाएगा। और ये जो हमारा पिथ रहता है वो हर एक ट्री के लिए डिफरेंट डिफरेंट रहता है, डिफरेंट डिफरेंट ट्री के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है हमारा। उसके बाहर का जो लेयर होता है हमारा क्या होता है, हार्डवुड होता है। हार्डवुड क्या होता है, हमारा जो ट्री है उसको हार्ड बनाता है और रिजिड बनाता है। ठीक है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हार्डवुड। और ये हमारे जो ट्री है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और ये भी कोई एक्टिव पार्ट नहीं होता है हमारे ट्री के ग्रोथ में। और उसके बाद हार्डवुड के जो बाहर का लेयर है ये हमारा क्या है, सैपवुड, यहाँ से शो भी हुआ है। ये क्या होता है कि इसमें कोई भी स्ट्रेंथ नहीं होती है। स्ट्रेंथ क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसमें जाइलम पाया जाता है। जाइलम क्या होता है हमारा, जिसमें जो कि वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करता है। जो हमारे ट्री में वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में जाइलम क्या करता है, हेल्प करता है, और ये हमारा कहाँ पाया जाता है, सैपवुड में पाया जाता है। जैसे कि वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है यहाँ से, तो फिर क्या होगा कि ये एक एक्टिव पार्ट होगा ग्रोथ ऑफ ट्री के लिए। ठीक है, जो हमारा सैपवुड रहेगा वो। और उसके बाद जो उसके बाहर का लेयर होता है वो क्या होता है, कैम्बियम लेयर होता है। कैम्बियम लेयर क्या करता है कि सैप फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सैप फॉर्मेशन जो होता है हमारा कहाँ होता है, कैम्बियम लेयर में होता है, और ये एक एक्टिव पार्ट है ग्रोथ ऑफ ट्री के लिए। ठीक है, जो हमारा कैम्बियम लेयर है वो, अगर हमारा जो कैम्बियम लेयर है वो किसके कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, एटमोस्फेयर के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, तो हमारा जो ट्री है वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। जैसे कि अगर हम ट्री को ऐसे ही काट के छोड़ देते हैं कैम्बियम लेयर तक, उसको कट कर देते हैं, तो जो हमारा ट्री है वो क्या हो जाएगा, डीके कर जाएगा, क्योंकि जो हमारा कैम्बियम लेयर है वो एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। उसके बाद जो कैम्बियम लेयर के बाहर का जो लेयर होता है वो क्या होता है, इनर बार्क लेयर होता है। ये क्या करता है, हमारे कैम्बियम लेयर को प्रोटेक्ट करता है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से। उसके बाद सबसे बाहर का जो लेयर होता है जो हमको दिखता है, ठीक है, ट्री के तने के सबसे बाहर का जो भाग होता है वो हमारा क्या कहलाता है, आउटर बार्क कहलाता है। और क्या होता है कि ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर अटैक से प्रोटेक्शन करता है। तो इस तरह से ये जो क्रॉस सेक्शन है तो इसके हर एक लेयर को यहाँ पे हमने पढ़ा है। ठीक है, और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये जो रेज निकल रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर रेज बोलते हैं। ये क्या करता है कि जो हमारा सैप एंड हार्डवुड रहता है, सैपवुड और हार्डवुड, ये जो लेयर्स आप देख रहे हैं इनको क्या करता है, बांध के रखता है, अपनी पोजीशन पे रखता है, ये जो लेयर होते हैं हमारे। ठीक है, तो हम जब ट्री को कट करते हैं उसके क्रॉस सेक्शन को, तो हम ऐसा कट करते हैं कि ये जो हमारा मॉड्यूलर रेज है वो डिस्टर्ब ना हो। तो हम कैसे कट कर सकते हैं, इस तरह से हम ट्री के जो क्रॉस सेक्शन है इसको ऐसे कट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यही चीज अगर आप ऐसे कट करेंगे, ये जो हमारा, तो क्या हो रहा है, ये जो हमारा मॉड्यूलर रेज हो रहा है, ये जो हमारा मॉड्यूलर रेज गया है ये क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो हमको हमेशा ऐसा कट करते हैं हम ट्री के क्रॉस सेक्शन को, ताकि ये जो मॉड्यूलर रेज जो बाहर की ओर जा रहे हैं वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, इसके पैरेलल हमेशा कट करेंगे, तभी हमको जो ट्री की का स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, ट्री से जो हम लकड़ी लेंगे उसका जो स्ट्रेंथ हमको मिलेगा। तो ये हो गया हमारा मॉड्यूलर रेज का काम। और उसके बाद हमारा क्या होता है, एन्युलर रिंग होता है। एन्युलर रिंग हम किसको बोलते हैं, ये जो रिंग्स आप देख रहे हैं, ये रिंग्स आपको दिख रहे हैं, ये जो रिंग्स हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, एन्युलर रिंग्स कहलाते हैं। और ये क्या करते हैं, इनसे हम एज का पता लगाते हैं, इनको काउंट करके हम बता सकते हैं कि हमारा जो ट्री है उसका एज कितना हो रहा है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये आप देखिए, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जामाइंड टू एज ऑफ ट्री। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, हमारा एन्युलर रिंग हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ली चैटलियल डिवाइस। ठीक है, तो ली चैटलियल डिवाइस से हम कौन सा प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करते हैं, इसमें ऑप्शन दिए हैं अब हमको, एब्रेशन रेजिस्टेंस, केमिकल रेजिस्टेंस, साउंडनेस, स्ट्रेंथ। ठीक है,
तो हम यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी हमको ऑप्शन दिए हुए हैं उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, एब्रेशन टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। एब्रेशन रेजिस्टेंस दिया हुआ है। एब्रेशन रेजिस्टेंस आप किसके लिए चेक करते हैं, जो हमारा एग्रीगेट होता है उसके लिए हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो हम एग्रीगेट के भी टेस्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या होता है, और साथ में ली चैटरलियर जो पूछा है, ये ली चैटरलियर डिवाइस ये किसके लिए हम कौन से प्रॉपर्टी डिटरमाइन करने के लिए करते हैं ये भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो एग्रीगेट होता है इसमें क्या क्या टेस्ट होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, क्रशिंग टेस्ट करते हैं, ठीक है। क्रशिंग टेस्ट के लिए हम क्या कौन सा मशीन यूज करते हैं एग्रीगेट में, सीटीएम मशीन यूज करते हैं, और ये हमारा क्या देता है, स्ट्रेंथ को देता है। ये हमारा क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है हमारा जो एग्रीगेट है उसमें। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होता है वो क्या है, एब्रेशन टेस्ट होता है। एब्रेशन का मतलब होता है घर्षण, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लॉस एंजलिस डिवाइस का यूज करते हैं। एग्रीगेट का टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये आप देखिएगा। और ये क्या दिखाता है, हमारा जो एग्रीगेट की कौन सी प्रॉपर्टी को बताता है, हार्डनेस प्रॉपर्टी को बताता है। और जो हमारा थर्ड टेस्ट होता है एग्रीगेट में वो क्या होता है, इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट क्या करता है कि जो भी हमारा एग्रीगेट है ये उसमें जब भी इम्पैक्ट लोडिंग आएगा, इम्पैक्ट मतलब कि सडन लोडिंग आएगा, तो उसको कितना रेजिस्ट कर पाता है, इस टेस्ट से हम पता करते हैं। जैसे कि हमारा रोड है उसमें हम क्या यूज करेंगे, हमारे एग्रीगेट को यूज करेंगे, तो उसमें वो सडन लोडिंग आएगा ही, व्हीकल जब जाएगा तो उसको हमारा एग्रीगेट रजिस्ट कर सकता है कि नहीं, ये हम पता करने के लिए इम्पैक्ट टेस्ट का यूज करते हैं। और उसके बाद जो हमारा फोर्थ टेस्ट होता है एग्रीगेट के लिए वो क्या होता है, साउंडनेस टेस्ट होता है। साउंडनेस टेस्ट में क्या पता करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट टू वेदरिंग एक्शन, ठीक है। एटमॉस्फेयर से जो उसका रिएक्शन होगा हमारा जो एग्रीगेट का, वो हम यहाँ पे चेक करते हैं, ये ठीक है। ये एग्रीगेट के लिए है हमारा। और जो हमारा फिफ्थ टेस्ट होता है एग्रीगेट में वो क्या होता है कि हम उसका शेप देखते हैं। तो यहाँ पे हम जनरली पाया गया है टेस्ट से कि जो हमारा फ्लैकी और इलोंगेटेड जो शेप रहता है वो उसका जो स्ट्रेंथ रहता है बहुत कम रहता है, और ड्यूरेबिलिटी भी बहुत कम रहता है। तो हमको जब अच्छा स्ट्रेंथ चाहिए तो हमको क्या यूज करना चाहिए, क्यूबिकल, एंगुलर और राउंडेड शेप का हमको यूज करना चाहिए जो हमारा एग्रीगेट है वो, ठीक है। टू फ्लैकी या फिर टू इलोंगेटेड हमको यूज नहीं करना है, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बहुत कम रहता है, ठीक है, जब भी हम कोई भी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं तब। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ली चैटरलियर डिवाइस के बारे में दिया हुआ है। ली चैटरलियर डिवाइस हमारा क्या होता है, इसका यूज हम क्या करते हैं, साउंडनेस टेस्ट के लिए करते हैं। साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट, ठीक है, सीमेंट के साउंडनेस टेस्ट के लिए हम ली चैटरलियर डिवाइस का यूज करते हैं। और जो हमारा साउंडनेस होता है ये क्या होता है, एबिलिटी टू रेजिस्ट द वॉल्यूम एक्सपांशन, मतलब कि जो हमारा सीमेंट है उसका टेंडेंसी होता है कि वो अपने वॉल्यूम चेंज को कितना रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है। जब कोई भी हम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या यूज करेंगे, हम सीमेंट यूज करेंगे। तो हम हमेशा यही चाहेंगे कि जो हमारा सीमेंट है वो कम से कम एक्सपांड हो, मतलब कि उसका साउंडनेस अच्छा हो, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा जो सीमेंट है वो क्या करेगा, एक्सपांड करेगा कंस्ट्रक्शन के बाद, तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो उसमें क्या आ जाएंगे, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो सीमेंट है उसका साउंडनेस ज्यादा है, मतलब कि वो ज्यादा अच्छे से अपने वॉल्यूम चेंज को रजिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे सीमेंट को यूज में लाएंगे कंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ पे इसका आंसर वही हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ली चैटरलियर डिवाइस। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि ये किसके लिए यूज होता है, साउंडनेस के लिए यूज होता है जो हमारा ली चैटरलियर डिवाइस रहता है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है, द टाइप ऑफ मोटार विच इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क्स कैरिड आउट इन वाटर लॉक्ड एरिया। वाटर लॉक्ड एरिया में हम किस टाइप के मोटार का यूज करेंगे, सीमेंट मोटार, लूज मोटार, मोटार ऑफ वेरी लो कंसिस्टेंसी, मोटार हैविंग हाई वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर दिया है सीमेंट मोटार। सीमेंट मोटार के लिए हम यूज करते हैं वाटर लॉक्ड एरिया में। वाटर लॉक्ड एरिया हमारे क्या होते हैं, जहाँ पे हमारा वाटर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जैसे कि हम कोई रिवर है उसको क्रॉस करने के लिए ब्रिज कंस्ट्रक्ट किए, तो उसके जो पाइल्स होंगे वो हमेशा वाटर के कॉन्टेक्ट में रहेंगे। तो उस पाइल्स को बनाने के लिए हम किस टाइप के मोटार का यूज करेंगे, वो हमारा क्या होगा, सीमेंट मोटार होता है, ठीक है। वाटर लॉक्ड एरिया मतलब कि जहाँ पे हमेशा वाटर प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ से आप देखिए कि सीमेंट मोटार हमारा क्या होता है, इसके बारे में भी हम कुछ ज्ञान ले लेते हैं, ठीक है। हम थोड़ा थोड़ा जो भी आंसर है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सीखते चलेंगे। टाइप्स ऑफ मोटार एंड देयर यूजेस, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे सीमेंट मोटार के बारे में। सीमेंट मोटार क्या से बना होता है, सीमेंट सैंड प्लस हमारा जो वाटर है उससे बना होता है। वाटर हमारा क्या होता है, एक सुटेबल रेशियो में, सुटेबल प्रोपोर्शन में हम वाटर को लेते हैं, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होता है कि जनरल प्रोपोर्शन हम देखेंगे यहाँ पे, तो अगर 1 पार्ट हम सीमेंट का लेते हैं तो हमारा जो सैंड का पार्ट रहता है वो कितना होगा, 2 से 8 के बीच में रहेगा। इसके बीच में आप 2 to 8 के बीच में आप किसी भी प्रोपोर्शन में हमारा
हमारा सेंट ले सकते हैं। तो 1:2:8 के रेशियो में 1 तो हमारा पार्ट जो रहेगा सीमेंट का रहेगा ही, 2 से 8 के बीच में कितने भी पार्ट में हमारा सेंट ले सकते हैं। मान लीजिए 3 पार्ट में ले लिए तो 1:3 पार्ट में हमारा क्या रहेगा, सीमेंट और सेंट प्रेजेंट रहेगा सीमेंट मोटार में, ठीक है। और ये जो मोटार रहते हैं उसको विद इन हाफ एन आवर हमको यूज करना ही रहता है, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा सीमेंट रहता है उसका इनिशियल सेटलिंग टाइम हमारा क्या होता है, 30 मिनट का रहता है। ये भी आप ध्यान रखिए कि सीमेंट का जो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा जो रहता है वो क्या होता है, 30 मिनट का होता है। तो हमारा ये सीमेंट मोटार है ना, तो हमको उसको हाफ एन आवर से पहले यूज करना ही पड़ेगा। और इसके यूजेस क्या हैं, यूज फॉर ऑल इंजीनियरिंग वर्क्स वेयर वी नीड हाई स्ट्रेंथ, जहां पे भी हमको हाई स्ट्रेंथ चाहिए हमको क्या यूज करना है, सीमेंट मोटार यूज करना है। और सेकंड हमारा क्या है, विच आर सब्जेक्टेड टू वेट कंडीशन, ठीक है, वाटर लॉक्ड कंडीशन भी आप बोल सकते हैं इसको। वेट कंडीशन मतलब कि जहां पे हमेशा पानी रहता है, सच एज पियर्स, लोड बियरिंग वॉल्स, डीप फाउंडेशन, डैम्स, कैनाल लाइनिंग एक्सेट्रा। और फॉर प्लास्टरिंग ऑफ एक्सटर्नल वॉल, एक्सटर्नल वॉल में भी हमारा हमेशा क्या रहता है, एटमोस्फेयर के कांटेक्ट में रहता है, तो वहां भी हम क्या यूज करेंगे, ये इस टाइप का मोटार को यूज कर सकते हैं। तो ये भी जो भी सेकंड में जो भी दिया हुआ है ये सब क्या है, वाटर लॉक्ड एरियाज हैं, ठीक है, जहां पे हमेशा पानी प्रेजेंट रहता है। तो यही हमारा कि जो हमारा सीमेंट मोटार जो रहता है उसको हम वाटर लॉक्ड में एरियाज में यूज करेंगे। उसके बाद जो हमारा 5th क्वेश्चन रहेगा वो क्या है, फॉर M25 ग्रेड कॉन्क्रीट द स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ इन द टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज, ठीक है, कि जो हमारा M25 ग्रेड का कॉन्क्रीट है उसके लिए जो हमारा स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेगा वो कितना होगा, किसके टर्म में हमको बताना है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के टर्म में बताना है, इन द टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ये हमारा कैसे फाइंड होता है, आप देखिए हमारा स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, पहले हम ये देखेंगे, ठीक है। देखिए हमारा जो 2 टाइप का स्ट्रेंथ पाया जाता है हमारे कंक्रीट में, एक होता है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ और दूसरा जो होता है वो हमारा क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जो हमारा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होता है ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। जब हम कोई भी जो कंक्रीट का सैंपल लेते हैं उसको बेंड करते हैं, ठीक है, बेंड करते हैं तो उसको रेजिस्ट करने के लिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप करता है हमारा कंक्रीट अपने अंदर, वो हमारा क्या कहलाएगा, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कहलाएगा। इट इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। देखिए जो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, वो एक्सटर्नल लोड होता है जो हम कंक्रीट पे लगा रहे हैं, कंक्रीट के सैंपल में लगा रहे हैं, ठीक है। और जो बेंडिंग मोमेंट हम लगा रहे हैं उसको रेजिस्ट करने के लिए जो हमारा कंक्रीट रहेगा अपने अंदर रेजिस्टेंस डेवलप करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कहलाता है। ये क्या होता है, इंटरनल स्ट्रेंथ होता है हमारे कंक्रीट का, ठीक है, जिससे कि वो जो बेंडिंग मोमेंट उस पर लग रहा है उसको रेजिस्ट कर सके। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, FCR से डिनोट करते हैं, जो हमारे कंक्रीट का फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होता है उसको। और ये किसके इक्वल होता है, 0.7 √f of CK। तो ये जो f of CK रहता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसको भी हम लेबोरेटरी में फाइंड आउट करते हैं जो हमारा f of CK है वो, ठीक है। और जो हमारा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, 10 से 15% ऑफ f of CK के इक्वल होता है। तो हमारा जो वही हमको क्वेश्चन में पूछ रहा था यहाँ पे कि स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के कितने टाइम्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो रहता है वो 10 से 15% ऑफ f of CK होता है, ये होता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और FCR जो रहता है और FCK का मैंने रिलेशन बताया, यहाँ पे मैंने फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का रिलेशन बताया है जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट है उससे, ठीक है। हो सकता है इस बार ये आ जाए कि क्या होता है कि हमारा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट और ये जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, इनके बीच में क्या रिलेशन है, क्योंकि पिछले बार तो पूछ ही चुका है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बीच का रिलेशन, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि हमारा FCR और FCK का रिलेशन ये होता है भाई, और ये हमारा क्या होता है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो रहता है 10 से 15% होता है हमारे f of CK से। और इसको हम टेस्ट कैसे करते हैं, ट्यूब का स्पेसिमेन बना के हम टेस्ट करते हैं हमारा जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट रहता है उसमें, ठीक है। तो ये होता है हमारा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात। और ये क्या होता है कि इतना टाइम्स होता है हमारे कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो कि हमको क्वेश्चन में पूछा गया है ये क्या होता है, इसको हम f of CT से डिनोट करते हैं। जैसे कि हम जब FCR निकाल रहे थे या फिर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकाले तो हम क्या से इसको डिनोट करते हैं, f of CK से डिनोट करते हैं। जैसे कि हम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ निकाले तो हम इसके लिए, इसकी टेस्टिंग के लिए हम कैसे करते हैं, क्यूब का स्पेसिमेन बनाते हैं। लेकिन जब हम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जब हम टेस्ट करते हैं तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, सिलेंड्रिकल सैंपल यूज करते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा टेस्टिंग में। और इसका जो डायमेंशन रहता है वो कैसा रहता है, 150 का हमारा डायमीटर रहता है और इसका जो लेंथ रहता है या फिर हाइट लेते हैं हम 300 का लेते हैं, ठीक है।
और जो हमारा एफ ऑफ सी टी, ठीक है, हमारा जो एफ ऑफ सी टी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2p अपन पाई डीएल होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा कि इससे न्यूमेरिकल हो सकता है पूछ दे हमारा, क्योंकि बहुत इजी सा फॉर्मूला है, 2p अपॉन पाई डीएल होता है हमारा। एफसीटी हमारा क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को, हम इससे डिनोट कर रहे हैं। और जो हमारा इसमें टर्म्स क्या है, p हमारा क्या है, जब यहाँ पे क्या करते हैं, जिस देखिए नाम से तो पता चल रहा है कि ये टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, सुनने से लगता है कि ये जो हमारा कंक्रीट का सैंपल है इसमें हम क्या करेंगे, टेंशन लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई। इसमें हम क्या करते हैं, कंप्रेशन स्ट्रेंथ लगाते हैं और इसको हम डिटरमाइन करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। डिटरमाइन हम लोग क्या कर रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ डिटरमाइन कर रहे हैं, और लगाते क्या है, कंप्रेशन लगाते हैं जो हमारा कंक्रीट है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे P क्या है कि जब यहाँ पे हम लोड लगाते हैं तो जिस लोड में हमारा जो कंक्रीट का जो सैंपल है वो फेल हो गया, वो हमारा क्या कहलाएगा, P कहलाएगा। वो क्या है, फेलियर लोड है हमारा, ठीक है। P हमारा क्या है, फेलियर लोड है। स्मॉल d हमारा क्या है, डायमीटर ऑफ सैंपल है हमारा, जो कि यहाँ पे हम लिए हैं 150 का लेके चल रहे हैं। और L जो है हमारा क्या है, लेंथ ऑफ सैंपल है, जो कि हम यहाँ पे 300 का लेके चल रहे हैं। और F ऑफ CT और F ऑफ CR में क्या रिलेशन है, F ऑफ CT हमारा क्या है, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और F ऑफ CR हमारा क्या है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, ठीक है। जो हमने यहाँ पे देखा है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एफ ऑफ सीआर से डिनोट होता है, और स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हमारा किससे डिनोट होता है, एफ ऑफ सीटी से डिनोट का होता है। तो हमारा एफ ऑफ सीटी और एफ ऑफ सीआर के बीच में भी आप रिलेशन देख लीजिए, क्या होता है, 0.66 एफ ऑफ सी आर, ठीक है। एफ ऑफ सी टी जो रहता है हमारा किसके इक्वल होता है, 0.66 एफ ऑफ सी आर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा, इसको हम डेसिमल हटाएंगे तो 66/100 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 टाइम ऑफ एफ ऑफ सी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 66 टाइम ऑफ एफ ऑफ सी आर। तो ऑब्वियसली हमारा एफ ऑफ सी आर बड़ा है, ठीक है, क्योंकि इसका 100 गुना इसके 66 गुना के इक्वल है, मतलब हमारा एफ ऑफ सी आर बड़ा है, ठीक है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हमारा ज्यादा होता है स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से, ओके। तो इसके बीच का रिलेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में हमको जैसे कि पूछा है एफ ऑफ सी टी और एफ ऑफ सी के बीच का रिलेशन पूछा है। एफ ऑफ सी टी हमारा क्या है, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, एफ ऑफ सी के हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारा जो एफ ऑफ सी टी रहता है वो 10% ऑफ एफ ऑफ सी के होता है। तो यही हमारा क्वेश्चन में पूछा था और यही हमारा ये होता है, ठीक है, ये होता है, आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जब हमारा एफ ऑफ सी आर और एफ ऑफ सी के का रिलेशन में क्या होता है, ये हमने पहले भी देखा कि 10 से 15% ऑफ एफ ऑफ सी के होता है, जो हमारा एफ ऑफ सी आर है। एफ ऑफ सी आर हमारा क्या है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। यहाँ पे भी हमने वही देखा, ये देखिए यहाँ पे भी हमने वही लिखा था, 10 से 15% ऑफ एफ ऑफ सी के। तो ये जो होता है हमारा क्या होता है, 10% ऑफ एफ ऑफ सी के होता है, और ये क्या होता है, 10 से 15% ऑफ एफ ऑफ सी के होता है। और इन दोनों के बीच का जब रिलेशन देख लेंगे, एफ ऑफ सी आर और एफ ऑफ सी टी के बीच का रिलेशन क्या होता है, एफ ऑफ सी टी इज इक्वल टू 0.66 एफ ऑफ सी आर। तो ये सारे जो है रिलेशन है, इनको आप ध्यान में रखिए। इस बार ये पूछा है, हो सकता है पिछले बार ये पूछा है, अगले इस बार हो सकता है इन दोनों में से आ जाए कुछ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन करते हैं। जो हमारा आगे का क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो हमारे 106 से आगे का जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।